सो हेलो गाइस, आज हम लोग इस सीरीज़ का जो कॉम का चैप्टर 1 का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो सीरीज़ था उसका थर्ड पार्ट अभी मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और ये होगा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। यस, इसके अंदर मैं साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर कवर करूँगा, उनके जो प्रिंसिपल्स है वो और उन्होंने क्या टेक्निक्स दी थी वो सारे, ये दोनों टॉपिक इसके अंदर मैं कवर करूँगा। तो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हु इज़ द टेलर। तो टेलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ओके, और ये अमेरिकन इंजीनियर है। ठीक है, और इनका जो थियरीज है, इनके जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, वो सबसे पहले इन्होंने एक कंपनी है जिसका नाम है विडवेल स्टील कंपनी। विडवेल स्टील कंपनी, हाँ, एक यूएसए की कंपनी है। उसमें इन्होंने ये प्रिंसिपल्स को डेवलप किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रिंसिपल अमेरिका ने अडॉप्ट किए थे, वहाँ के सारे जो बिजनेस थे वो यूज़ कर रहे थे यूएसए में। ठीक है, देन उसके बाद में ये सेकेंडली स्प्रेड हुआ यूरोप में, देन यूरोप के बाद में पूरे वर्ल्ड में ये स्प्रेड हुआ। ठीक है, तो उसके बाद में अभी देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है क्या, बाय टेलर। यस, बाय टेलर। तो सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या, साइंस नॉट थंब रूल। अभी इसका मतलब क्या, तो टेलर बोलते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है, हमें अपने मैनेजमेंट में है ना साइंटिफिक अप्रोच करना चाहिए, ना कि थंब रूल यूज़ करना चाहिए। थंब रूल का मतलब क्या, थंब रूल मतलब जो हम ट्रायल एंड मेथड यूज़ करते हैं ना, उससे थंब रूल बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रायल एंड मेथड में कैसे होता है, हम लोग पहले वो जिसको करते हैं फिर उसमें देखते हैं कि क्या गलतियाँ हुई, और उसके बाद में जो गलतियाँ होती है उन्हें हम सही करते हैं, वो ट्रायल एंड एरर्स बार बार करते हुए जब तक एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ जाता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि थंब रूल से है ना हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है, हमें थंब रूल यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच। तो साइंटिफिक अप्रोच क्या, तो साइंस यूज़ करना चाहिए। साइंस मतलब कि हमें पहले जो भी पर्टिकुलर काम हमें करना है, जिस चीज़ का मैनेजमेंट करना है, उसका हम लोग प्रॉपर रिपोर्ट्स ले लें। ठीक है, प्रॉपर रिपोर्ट्स ले ले, प्रॉपर उसको एक्सपेरिमेंट कर ले, प्रॉपर उसके टेस्ट कर ले कि वो कैसे है। ठीक है, तो वो सारे करने के बाद आपका जो एक रिपोर्ट बनता है, उस रिपोर्ट को आप अप्लाई कीजिए। तो ये बोलते हैं कि ये साइंस है, ये कोई थंब रूल नहीं है। अभी इससे क्या होगा, इससे जो आपका टाइम जो खराब हो रहा था ना यहाँ पर ट्रायल एरर करने से, वो नहीं होगा, आपके रिसोर्सेज बच जाएंगे उतने खराब होने से। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, इट्स अ साइंस नॉट थंब रूल, यू शुड डू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रिसर्च करने का पहले, उसके बाद में उसको अप्लाई करो। ठीक है, सो अभी सेकेंड पॉइंट, सो सेकेंड पॉइंट क्या है, हार्मनी एंड डिस्कॉर्ड। अभी हार्मनी का मतलब क्या, हार्मनी मतलब पीसफुल, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अभी डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या कि बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, हम लोग किसी के बात पे एग्री नहीं होते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिस्कॉर्ड। तो सेकेंड प्रिंसिपल क्या बोलता है, हार्मनी होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, डिसएग्रीमेंट मत करो। समझे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप है और आपका एक फ्रेंड है। ठीक है, अभी आप लोग गए एक मूवी देखने। ओके, आपका जो फ्रेंड है उसको सपोजिंगली दिशा पटानी का मूवी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसको दिशा पटानी बहुत अच्छे लगते हैं उसके मूवीज़ देखने के लिए। और जो सेकंड आप खुद हो, ठीक है, आपको खुद हो, हम लोग ले लेते हैं कैटरीना कैफ, आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उनकी ही मूवी देखते हो ज़्यादा करके, तो आप लोगों ने प्लान बनाया, और अभी सपोजिंगली दोनों का मूवी भी साथ में आया है, कैटरीना कैफ का एंड दिशा पटानी का। तो अभी आप लोग मूवी देखने गए वहाँ, ठीक है, मूवी देखने के लिए जा रहे हो, और आप प्लान कर रहे हो कि हम लोग कौन सा मूवी देखेंगे दोनों में से। ठीक है, तो आपने बोला कि मैं तो दिशा पटानी का मूवी देखूंगी, आपका फ्रेंड बोला कि नहीं मैं देखूंगी कैटरीना कैफ का। ठीक है, तो अभी इसमें क्या हो, वो बोल रहे कि नहीं मेरे को कैटरीना कैफ का ही देखना है, आप बोल रहे नहीं मेरे को दिशा पटानी का ही देखना है। तो इसमें क्या हुआ, आप दोनों के बीच में क्या हो गया, एक डिसएग्रीमेंट हो गया। अभी डिसएग्रीमेंट की वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसके लिए अगर हम लोग डिसएग्रीमेंट हर बात पे करते जाएंगे बिजनेस में भी, तो उससे क्या होगा, बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई काम पीसफुली बिना फाइट के नहीं हो पाएगा। इसके लिए सेकेंड प्रिंसिपल क्या बोलता है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ओके, देन अभी थर्ड पॉइंट, सो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या, हमारा जो मेंटालिटी है ना अपने सुपीरियर एंड अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति, उसको हमें चेंज करना है, हमें उसको इवॉल्व करना है। ठीक है, जिससे कि हम दोनों भी प्रॉपर एक दूसरे को समझ पाए कि भाई हम लोग दोनों
ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इक्वली इंपॉर्टेंट है। सपोजिंगली अगर सुपीरियर है, नीचे उसके वर्कर्स है, सारे वर्कर्स ने नीचे से है ना जॉब छोड़ दिया, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाएगा अच्छे से? वर्कर्स ही नहीं होंगे तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं ना। तो इससे क्या हुआ, इससे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। और वही अगर वर्कर्स है और ऊपर का जो सुपीरियर है जो उनको कंट्रोल कर रहा है, जो पूरा मैनेज करता है, अगर वो मैनेजर ही निकल जाए, ठीक है, वो जगह ही खाली है, तो क्या कोई उससे प्रॉपरली मैनेज कर पाएगा अच्छे से इफेक्टिवली? नहीं कर पाएगा ना बराबर, क्योंकि वो जो मैनेजर का काम था वो मैनेजर ही अच्छे से कर सकता है। तो वैसे ही क्या बोलते हैं ये प्रिंसिपल कि हमें मेंटली ऐसे प्रिपेयर करना है खुद को कि हम लोग दोनों रियलिटी को देखो कि हम लोग दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। वैसे हमें अपना मेंटेलिटी को रिवॉल्व करना है, ठीक है। तो वैसा मेंटल रिवॉल्यूशन लाना है हमें, ठीक है। सो अभी फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। तो अभी फोर्थ पॉइंट क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अभी इसका मतलब क्या? अभी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में है ना, हमें सबसे कोऑपरेट करके सबके साथ में अच्छे से चलना है, ना कि इंडिविजुअल का सोच के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ बोल रहे हैं कि हमें प्रॉफिट का पार्ट जो है ना वो ज़्यादा चाहिए, हम लोग को जितना आप दे रहे हो उतना सफिशिएंट नहीं है, हमें और चाहिए। और वैसे ही मैनेजमेंट भी बोल रहा है, मैनेजमेंट बोल रहा है कि नहीं हम लोग ज़्यादा लेंगे क्योंकि हम लोग मैनेज कर रहे हैं तुम लोग को। तो वैसा भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या होगा, ना ही वर्कर का फायदा हो रहा है ना ही मैनेजमेंट का फायदा हो रहा है, इन लोगों में बस कॉन्फ्लिक्ट होगा और ये लोग प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, एफिशिएंसी नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी इससे बेटर क्या है कि ये लोग दोनों नीचे वर्कर्स भी अच्छे से अपना काम है वो पूरी तरीके से करें और ऊपर के जो मैनेजर्स है वो प्रॉपर प्लानिंग का काम करे एंड उसको एग्जीक्यूट करवाए, ठीक है। अगर ये लोग दोनों अपना अपना काम प्रॉपरली बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये लोग दोनों के पूरे मर्ज जो ये लोग के मर्ज है ना, मर्ज एफर्ट्स, वो एक बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाकर देंगे, जिससे क्या होगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा सेल्स होगा। ज़्यादा सेल्स का मतलब क्या होगा, आपको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो अभी जब ज़्यादा प्रॉफिट आएगा तो क्या एम्प्लॉयज़ खुश नहीं रहेंगे? एम्प्लॉयज़ को अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ को भी ज़्यादा पार्ट मिलेगा और ज़्यादा प्रॉफिट वैसे ही सेम किसको मिलेगा, मैनेजमेंट को भी, ठीक है। तो दोनों को भी ज़्यादा प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा, ओके। तो ये था हम लोग का फोर्थ पॉइंट, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। सो अभी है फिफ्थ पॉइंट क्या है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, जैसे हम लोगों ने काम को अपने अपने वर्क को डिवाइड किया है ना, वैसे वैसे ही उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपस में डिवाइड कर लो, ताकि जो काम है वो प्रॉपरली हो, हर एक बंदे को पता हो कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड सारे जब थोड़ा थोड़ा अपना डिवीजन हो जाएगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो थोड़े थोड़े सारे लोग करेंगे ना, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा वो इकट्ठा होकर एक्यूमुलेट होके एक अच्छा रिजल्ट आएगा। और सब जब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेंगे ना, तो वो क्या होता है, मोर इफेक्टिवली काम करते हैं और मोर एफिशिएंट हो जाते हैं वो काम, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, अपने वर्क के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बांट लो, ठीक है। सो ठीक है, अभी सिक्स्थ पॉइंट क्या है, सिक्स्थ पॉइंट बोलते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो अभी सबसे पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस कहाँ से आता है, एम्प्लॉयज़ के स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज है ना। अगर एक एम्प्लॉय है उसकी स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है, ठीक है, उसको पता है उसकी कैपेबिलिटीज कितनी है उसकी, और वो अपने कैपेबिलिटीज और स्किल्स को बढ़ाते जा रहा है प्रॉपरली, ठीक है, अपग्रेड करते जा रहा है खुद को। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट होता है, ठीक है। उसकी ग्रेटर एफिशिएंसी से क्या होता है, वो हाईली मोटिवेटेड रहता है, जितना उसके पास स्किल्स एंड नॉलेज होगा उससे, ठीक है। तो उससे वो क्या कर पाता है, अपने काम में प्रॉपरली सब काम अच्छे से हो जाता है उसका, ठीक है। और अगर कोई सपोजिंगली एक एम्प्लॉय है जिसको नॉलेज तो था बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद है ना उसका वो नॉलेज उतना नहीं है जितना अभी होना चाहिए, टाइम टू टाइम न्यू चीज़ें आते जा रही है, तो उसको अपग्रेड करते रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी वो न्यूली अपग्रेड नॉलेज उसके पास है नहीं, तो ऐसे केसेस में क्या करेगा कंपनी, तो ऐसे केसेस में कंपनी को अपने उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना चाहिए, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में वो एम्प्लॉय को जाना चाहिए, ताकि उसका स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ बढ़े
एंड वो अपने काम को और इफेक्टिवली और अच्छे से कर सके, ठीक है। सो यही ये पॉइंट बोलते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो ये 6th है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय टेलर, ओके। तो अभी हम लोग क्विकली एक रिवीजन कर लेते हैं कि ये पॉइंट्स है क्या, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय टेलर, ठीक है। तो अभी टेलर कौन है? टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? साइंस नॉट थंब रूल। ये क्या बोलता है कि आप रिसर्च करो, अच्छे से देखो, रिपोर्ट तैयार करो, उसके बाद में प्रॉपरली उस चीज़ को एग्जीक्यूट करो, ना कि ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ करके करो, ठीक है। वैसे ही हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पीसफुलनेस रखो, ना कि डिसएग्री हो। अगर आप डिसएग्री होते रहोगे तो आप कभी कोई काम मिलजुल कर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमेशा फाइट होंगे, और हमें ऑर्गेनाइजेशन में फाइट नहीं चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए? सब साथ में रह के एक टीम, एज अ टीम वर्क करे। देन मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या? हमें अपने मेंटालिटी को ऐसे बनाना है कि हम ऐसे ना देखें कि हमारा बॉस ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। हमें अपने मेंटालिटी को वैसे करना है, ठीक है, वैसे रिवॉल्व करना है। तो कॉर्पोरेशन नॉट कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। अभी इसमें क्या, हमें खुद का नहीं देखना है कि हमें ज़्यादा वर्कर्स है या एम्प्लॉयज़ है तो एम्प्लॉयज़ को ही नहीं देखना है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, हमें ज़्यादा प्रॉफिट दो, प्रॉफिट नहीं दोगे तो हम लोग स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, वैसे नहीं। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग ज़्यादा अच्छे से काम करते और ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा कंपनी का जो सेल्स है, प्रोडक्टिविटी, सब प्रोडक्शन ऊपर जाएगा, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट का पोर्शन भी हमें उतना ही मिलेगा, ना कि मैनेजमेंट को, ठीक है। और मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से सोचे, ना कि हम ही सारा प्रॉफिट ले ले, एम्प्लॉयज़ को कम दे। तो ऐसे होना चाहिए ये प्रॉपरली। ये लोग दोनों को सोचना चाहिए कि नहीं, हम लोग दोनों प्रॉपरली साथ मिलकर अच्छे से काम करते हैं और देन बाद में जो प्रॉफिट आएगा उसको इक्वली डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। देन डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या बोलते हैं? जितनी आपको वर्क दिया गया है ना, उतना ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बांट लेना चाहिए, ताकि वो वर्क आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब करते हो तो आप ज़्यादा इफेक्टिवली करते हो और आप ज़्यादा उस काम में और एफिशिएंट होते हो, जिससे आप हाईली मोटिवेटेड रहते हो। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद में आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। मतलब हमें अगर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ उतनी नहीं है तो हम लोग को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम से उस स्किल्स एंड अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है, ठीक है, जिससे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो एंड हमारा पर्सनली जो हम लोग पर्सनल अपना ग्रोथ चाहते हैं वो अच्छे से हो, ठीक है। तो ये थे हमारे 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय टेलर, दैट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके। सो अभी हम लोग नेक्स्ट आंसर देखते हैं। नेक्स्ट आंसर क्या है हम लोग का, ठीक है। सो अभी हमारा नेक्स्ट आंसर है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो उन्होंने प्रिंसिपल्स को देख लिए। अभी प्रिंसिपल्स को टेलर क्या बोलते हैं कि सिर्फ प्रिंसिपल को मत लगाओ, आप प्रिंसिपल को लगाने के लिए ये सारे टेक्निक्स को यूज़ करो, ठीक है। तो इससे आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि टेलर ने हमें कौन से टेक्निक्स दिए हैं। यस, तो जो टेलर ने हमें सबसे फर्स्ट टेक्निक दिए है ना, वो फर्स्ट टेक्निक है वर्क स्टडी। क्या है? वर्क स्टडी। टेलर बोलते हैं कि आप जो भी वर्क दे रहे हो ना एम्प्लॉयज़ को, उसे आप अच्छे से इवैल्यूएट कीजिए, आप उसे अच्छे से प्रॉपरली है ना देखिए, उसको प्रॉपरली स्टडी कीजिए कि वो काम प्रॉपरली दिया है कि नहीं, प्रॉपर अमाउंट में दिया है कि नहीं, ठीक है। तो अभी वर्क स्टडी के लिए देयर आर 4 एलिमेंट्स, ठीक है। ये बेस्ड है 4 एलिमेंट्स पे। तो इसके 4 एलिमेंट्स क्या है? तो इसके अंदर जो वर्क स्टडी के अंदर फर्स्ट इसका एलिमेंट है ए, वो है टाइम स्टडी। एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक नॉर्मल बंदा, जो कि उसकी एफिशिएंसी ना ही बहुत कम है ना ही बहुत ज़्यादा है, उसकी एफिशिएंसी एवरेज है, ठीक है। तो एक एवरेज बंदा एक वर्क को करने के लिए कितना टाइम लेता है, उसको एक मैनेजमेंट को रिसर्च करके इवैल्यूएट करना चाहिए, ताकि एक जो रिज़ल्ट आया है, एवरेज रिज़ल्ट जो आया है ये टाइम का, कि एक पर्टिकुलर बंदा, सपोजिंगली जो नॉर्मल एवरेज बंदा है वो 8 आवर्स लेता है एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए,
और जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बंदा है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी है उसके अंदर, वो उस 8 आवर्स के काम को करने के लिए 5 आवर्स में कर देता है, ठीक है। और वही कोई बंदा है जिसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको 8 आवर्स के काम करने के लिए 12 आवर्स लग जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें मैनेजमेंट देखेगा कि हाँ, ये एवरेज टाइम क्या था, 8 आवर्स। एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक नॉर्मल एवरेज बंदे को 8 आवर्स लगेगा ही। तो ये क्या बोलता है कि आप टाइम स्टडी करो आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, कि कितना एक पर्टिकुलर काम करने के लिए कितना आप टाइम दे सकते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, कि आप इतने टाइम फ्रेम में कीजिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, टाइम स्टडी करने से पता चलता है कि एवरेज टाइम क्या होगा, ठीक है। देन उसके बाद में इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, अभी टाइम स्टडी तो कर लिया, अभी टाइम स्टडी के बाद क्या, हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन से मेथड करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी मेथड बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमें कौन सा एक अच्छा मेथड है जो कि हमारे लिए सूटेबल है, हमारे मैनेजमेंट के लिए, हमें अपना काम कराने के लिए, हमें अपनी टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए, तो हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से कौन सा मेथड हमारे लिए अभी प्रॉपर होगा, तो वो हमें स्टडी करके पता चलेगा, रिसर्च करके थोड़ा, कि अभी हमारे पास इतनी रिसोर्सेज है, ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट सूटेबल मेथड अभी कौन सा है, तो वो हमें इससे पता चलेगा, मेथड स्टडी से, ओके। देन उसके बाद में इसका थर्ड पॉइंट है, दैट इज थर्ड एलिमेंट, क्या है, मोशन स्टडी। व्हाट इज दिस, इट इज मोशन स्टडी। अभी मोशन स्टडी का मतलब क्या, तो मोशन स्टडी कुछ नहीं है, मोशन स्टडी इज सिंपली द वे विच अ ह्यूमन बीइंग मेक्स अ मूवमेंट और अ मशीन, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या, तो हम जैसे ऑफिस में रहते हैं ना, अपने हाथ पैर कैसे मूव कर रहे एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, या मशीन में कौन से सीक्वेंस से एक प्रोडक्ट जा रहा है, देन सेकेंड मशीन में गया, देन वो कैसे जा रहा है, उस मोशन को, वो जो मूवमेंट है ना, उस मूवमेंट का स्टडी करने को बोलते हैं मोशन स्टडी, ठीक है। तो अभी मोशन स्टडी का फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। तो अभी सपोजिंगली आपको एक पर्टिकुलर काम दिया गया है, आपका काम क्या है, आपको कंप्यूटर पे बैठ के अकाउंट्स का जो भी सारे डेटा आ रहे हैं वो आपको अकाउंट्स के रिपोर्ट्स बनाने हैं फीड करके अच्छे से, ठीक है। तो अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो इसके लिए अभी आप कर रहे हो, ठीक है। अभी इसमें बीच बीच में क्या हो रहा है, आपको पानी पीना है, ठीक है। अभी पानी पीने के लिए आपका डेस्क जो है ना वो बहुत छोटा है, उस पर खाली एक लैपटॉप ही आ पाया है जो आपको दिया गया है कंपनी ने, और आपका एक चेयर है, ठीक है। देन उसके बाद में सपोजिंगली अभी आपको कोई नोट्स बनाने के लिए पेन और बुक चाहिए, ठीक है। तो अभी पेन और बुक किधर, दूसरे डेस्क पे थोड़ा दूर है वो, तो अभी आपको उधर से उठ के उधर जाके लेके आना पड़ेगा, वो उठा कर लेकर आना पड़ेगा ताकि आप नोट्स बना के उसे लिख के रखें। तो अभी इसमें क्या हुआ, ये मूवमेंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए था। ये मूवमेंट से क्या हुआ, आप जो काम कर रहे थे पर्टिकुलर, उससे आप डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरे जगह जा रहे हो, फिर आ रहे हो, उससे क्या हो रहा है, आपकी जो एफिशिएंसी थी काम करने की, जो आप 10 सपोजिंगली 8 आवर्स में कर सकते थे, अभी उसको आपको वो उधर जाके लेके आने में हाफ एन आवर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो उससे आपको 8.5 घंटे लग रहे हैं, समझा। तो वो जो फालतू का जो इधर उधर का जो मूवमेंट्स है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो मैनेजमेंट है उसको मोशन स्टडी करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय कितने बार मूवमेंट कर रहा है, और जो अनवांटेड मूवमेंट है उसको हटाओ, और अगर उसको हटाना है तो उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूट्स होगा वो उसको ला के रख दो, समझे। अगर अभी वही नोट्स, उसको बुक और पेन अगर उसके डेस्क पे बाजू में ही अवेलेबल होता, तो क्या उसको ज़्यादा दूर जाना पड़ता, नहीं, वो फटक से उठाता, निकालता, नोट्स बनाता, फिर से अपना काम चालू कर देता, समझा। तो उससे क्या, उसका मूवमेंट कम हो गया इधर उधर जाने का। तो वो ये प्रिंसिपल का ये पॉइंट बोलता है कि आप मोशन को स्टडी करो, ठीक है। देन अभी इसका फोर्थ पॉइंट सबसे अच्छा है, क्या है, फटीग स्टडी। फोर्थ पॉइंट क्या है, फटीग स्टडी। अभी फटीग मतलब क्या, फटीग मतलब होता है स्ट्रेस, ठीक है। अभी मैनेजमेंट को ये भी देखना पड़ता है कि एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय को क्या हम लोग बहुत ज़्यादा काम दे रहे हैं, क्या उसका जो काम करने का टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उस ज़्यादा बड़े टाइम के बीच में क्या उसे हम लोग ब्रेक दे रहे हैं प्रॉपरली रिफ्रेशमेंट के लिए, ठीक है। अगर उसको ब्रेक नहीं मिल रहा है, अगर वो एट स्ट्रेस 10 घंटा काम कर रहा है, उसको बीच में बिल्कुल भी आपने ब्रेक लेने के लिए टाइम दिया ही नहीं, तो उससे क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा वो काम से, है ना।
तो उससे क्या होगा, क्या वो इफेक्टिवली कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर उसको आप 11 घंटे का एक एटस्ट्रस काम करने बोल रहे हो और अगर आप उसके बीच में अपने उसको 2 बार ब्रेक दे दिए हाफ एन आवर्स का, तो उससे क्या होगा, वो ब्रेक में क्या होता है, वो रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, अपने काम से थोड़ा हटके कुछ और करता है, थोड़ा रिफ्रेश होता है, थोड़ा यहाँ वहाँ घूमता है। ठीक है, तो हाफ आवर्स का जो ब्रेक होगा ना दोनों पीरियड के, वो दोनों पीरियड्स के बीच में, वो 11 आवर्स के अंदर, तो उससे क्या होगा, वो रिफ्रेश होगा और उससे उसका इफेक्टिवनेस है ना वो और बढ़ेगा, वो और अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए उससे क्या होगा, उसको स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होगा, उसका स्ट्रेस निकल जाएगा क्योंकि वो ब्रेक ले रहा है, समझो, तो वो मोर इफेक्टिवली काम कर पाएगा। सो अभी हम लोग का ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, दैट इज वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर क्या है, वर्क स्टडी हम लोग को करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि एक एम्प्लॉय कितना टाइम लेगा एवरेज, उसके लिए हम लोग को कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए और कैसे हम लोग मूवमेंट, एम्प्लॉयज़ के मूवमेंट को कम कर सकते हैं एंड उनके स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ठीक है, ताकि उनका वर्क अच्छे से हो। देन उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट्स मतलब क्या, अभी जो भी आपको काम करने के लिए जो भी टूल्स चाहिए, ठीक है, जो भी आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों को है ना आप लाकर रख लो पहले से ही और उसको स्टैंडर्डाइज कर दो कि भाई इतने चीज़ से इतना काम होना ही चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग को एक प्रोडक्ट बनाना है, सपोजिंगली हम लोग एक एक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि ये फिनिश्ड गुड्स है, एक्स प्रोडक्ट ये फिनिश्ड गुड्स है, ये बनाने के लिए हम लोग को एक मशीन है, वो मशीन का नाम है एम, हम लोग को एम मशीन चाहिए और हम लोग को जो टूल्स चाहिए वो 3 टूल्स लगेंगे वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते ए बी और सी, ये हम लोग को 3 क्या लगेंगे, ये 3 हम लोग को लगेंगे टूल्स, हम लोग को ये बनाने के लिए ये 3 टूल्स चाहिए होंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए और एम मशीन चाहिए होगी। तो अभी अगर हम लोग को पता होगा कि ये मशीन का ये इतना इसमें जाएगा, ये टूल्स कितना लगेगा, तो इससे क्या होगा, जो अनवांटेड चीज़ें होंगी ना, अनवांटेड चीज़ें वो सारी निकल जाएगी। ठीक है, और प्लस क्या होगा, हम लोग का जो भी रिसोर्सेज होगा वो ऑप्टिमल यूटिलाइज होगा क्योंकि हमें पता है, हमने स्टैंडर्डाइज करके रखा है कि हमें इतनी चीज़ें ही लगने वाली है, तो हम लोग उतनी चीज़ें लाएंगे, ना कि एक्स्ट्रा चीज़ें लाएंगे और वो फालतू में वेस्ट हो जाएगी ज़्यादा डाल के। ठीक है, तो प्रॉपरली उसका यूटिलाइज होगा और इससे क्या होगा, अभी सब चीज़ें अवेलेबल कर लिए हैं हमने, तो अभी इससे क्या हुआ, हमारे जो एम्प्लॉयज़ है उनको क्या कोई स्ट्रेस या टेंशन रहा कि ये चीज़ नहीं है यार अभी कैसे करेंगे हम, ऐसा वैसा वैसा कुछ नहीं रहा ना। तो इससे क्या होगा, उनका टेंशन, उनका स्ट्रेस भी कम हो जाता है, क्या करने से, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट से। ठीक है, देन अभी थर्ड पॉइंट, सो थर्ड पॉइंट क्या है, साइंटिफिक टास्क सेटिंग। अभी साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब क्या, साइंटिफिक टास्क सेटिंग मतलब कि अभी जो मैनेजमेंट है उसे ये देखना चाहिए कि जो एम्प्लॉय को हम लोग वर्क दे रहे हैं क्या वो प्रॉपर है, जो जितनी उसकी कैपेबिलिटीज़ है उस हिसाब से हम लोग दे रहे हैं कि नहीं, जो उसको टास्क दे रहे हैं वो क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से है, अगर है तो ही उसे वो उतना ही देना चाहिए और वो अच्छा होगा, उससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। अगर उसकी जो एफिशिएंसी है अब उतनी नहीं है वो टास्क को करने के लिए, तो उससे क्या होगा, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा और वो नहीं कर पाएगा उस काम को उतनी इफेक्टिवली। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसको आप जो टास्क दे रहे हैं क्या वो उसके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से प्रॉपर है, अगर नहीं है तो उसके कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए उसे ट्रेनिंग दो और उसके टास्क को थोड़ा सा कम कर दो, उसके हिसाब से उसको टास्क देना चाहिए ताकि वो उसको इफेक्टिवली अच्छे से कर सके एंड वो थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ हो उसका। ठीक है, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। सो अभी साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग का मतलब क्या, जो हम लोग सिलेक्ट करेंगे ना एम्प्लॉयज़ को, वो एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर जगह पे और प्रॉपर टाइम पे वहाँ पर रखना चाहिए हमें। ठीक है, और साइंटिफिक सिलेक्शन क्या, हमें अपने सारे जो ऑर्गेनाइजेशन को एक एम्प्लॉय से चाहिए वो सारी चीज़ों को पर्टिकुलरली अच्छे से देख के उसके ऊपर प्रॉपर इवैल्यूएट करके उससे उस हिसाब से हमें अपने एम्प्लॉय चूज़ करने चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, ना कि पर्सनल बायस के हिसाब से कि नहीं ये मेरे को रेफरेंस है, ये मेरा भाई है, उस तरीके से हम लोग किसी को ना ले, हम लोग प्रॉपरली प्लस एम्प्लॉय का जो भी
एम्प्लॉय उस काम के लिए एफिशिएंट है उसे ही हम लोग वो काम दे, ना कि और किसी को, ठीक है। और ट्रेनिंग, तो अभी ट्रेनिंग क्या, अभी वो एम्प्लॉय है, ठीक है, अभी आपने एम्प्लॉय को रिक्रूट कर लिया तो अभी उन्हें पूरा एकदम पूरा का पूरा अपना नॉलेज नहीं होता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकली वर्क करता है, ठीक है। तो अभी उसको उसके लिए ट्रेनिंग देना का, अभी उसको ट्रेनिंग आप दोगे तो उससे उसका नॉलेज एनहांस होगा, उसको पता चलेगा कि एक्चुअल में कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है, तो उससे उसकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं फिफ्थ पॉइंट जो कि हम लोग का है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है तो फिफ्थ पॉइंट क्या है हम लोग का, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या, अभी जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो इसमें टेलर क्या बोलते हैं कि हमेशा जो फंक्शंस हो गए ना, मैनेजमेंट को है ना अपने फंक्शन, मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, एग्जीक्यूशन का वर्क कौन करता है, एम्प्लॉयज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसके अंदर क्या, प्लानिंग आप मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स कीजिए, और उसको इम्प्लीमेंट कौन करेंगे, जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, नीचे आपके वर्कर्स होंगे, वो लोग उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, वो लोग उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो अभी इसके लिए टेलर क्या बोलते हैं कि हर जो एक एम्प्लॉय है ना, उसको है ना हमेशा देखने के लिए, मतलब उसको सुपरवाइज करने के लिए हमेशा 2 सुपरवाइज़र होते हैं, ठीक है। और उसके लिए इन्होंने ना, टेलर ने वो दो सुपरवाइजर्स को, वो जो 2 एस्पेक्ट्स है ना, उनको कैटेगराइज किया है क्या, तो उसको फर्स्ट उन्होंने कैटेगराइज किया है ए में कि एट प्लानिंग लेवल, अभी एट प्लानिंग लेवल पे कौन होगा, ठीक है। एक होगा एट प्लानिंग लेवल और दूसरा होगा कहाँ पर, एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल। एक होगा प्लानिंग लेवल पर और एक होगा इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर, ठीक है। तो अभी जो प्लानिंग लेवल पर होगा, तो प्लानिंग लेवल पे कौन होगा, सबसे पहले प्लानिंग लेवल पे होंगे रूट क्लर्क, ठीक है। तो अभी एट प्लानिंग लेवल पे फर्स्ट क्या होगा, रूट क्लर्क होगा, ये है ना क्लर्क है, रूट क्लर्क, CLER, ठीक है। एट प्लानिंग लेवल पे क्या होगा, फर्स्ट रूट क्लर्क। अभी रूट क्लर्क क्या करता है, रूट क्लर्क देखता है कि कैसे वो मशीन्स मूव कर रहे हैं एक मशीन से दूसरे मशीन में, वो रूट क्लर्क का काम है, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क क्या करेगा, देखेगा कि एक मशीन से दूसरे मशीन में कैसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, वो देखेगा कौन, रूट क्लर्क, ठीक है। देन इसके अंदर सेकेंड कौन है, इंस्ट्रक्टर, दैट इज इंस्ट्रक्शन क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क। अभी इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन क्लर्क ये देखेगा कि क्या आपका ये जो काम है वो प्रॉपरली कंप्लीट हुआ है कि नहीं, तो वो काम किसका है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क का। इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या करता है कि देखता है आपका काम कंप्लीटली पूरा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो अभी इसका थर्ड क्या है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अभी टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क देखता है कि आपका जो पर्टिकुलर काम है जो आपको असाइन किया जाने वाला है या किया गया है, उसको करने आपको कितना टाइम देना चाहिए और उसके लिए कितना कॉस्ट होगा, तो वो कौन देखता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क देखता है, ठीक है। देन वैसे इसका भी फोर्थ पॉइंट क्या है, डिसिप्लिन। अभी डिसिप्लिन क्या, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ना डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे कि प्रॉपरली पूरा काम स्मूथली हो, एफिशिएंटली हो, एंड जो कंपनी के गाइडलाइंस है, रूल्स है, उसके हिसाब से हो, ठीक है। देन अभी इम्प्लीमेंटेशन क्या, अभी इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे क्या होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन पे सबसे पहले कौन होगा, गैंग बॉस होगा। गैंग बॉस कौन है, ठीक है। तो गैंग बॉस कौन है, जो एक्चुअली आपसे काम करवा के लेता है आपका सुपीरियर, उसे गैंग बॉस बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड कौन है, स्पीड बॉस।
सेकंड कौन है? स्पीड बॉस। अभी स्पीड बॉस क्या करता है? स्पीड बॉस देखता है कि इधर पे जो बोला था ना आपको कि टाइम इतना टाइम लेना चाहिए, तो इधर पे वो स्पीड बॉस देखता है कि आप क्या वो स्पीड से काम कर रहे हो प्रॉपरली या नहीं कर रहे हो। जो स्पेसिफाइड आपको टाइम दिया गया था क्या उसी में वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कौन देखता है? स्पीड बॉस। ठीक है। देन वैसे ही अभी थर्ड पॉइंट क्या है? रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस, अभी रिपेयर बॉस क्या करता है? रिपेयर बॉस देखता है कि जो आपके मेंटेनेंस का काम है, जो मशीन को चलने के लिए जो मेंटेनेंस चाहिए होता है, क्या वो मेंटेनेंस प्रॉपर हो रहा है मशीन का, ताकि वो इफेक्टिवली और प्रॉपरली वर्क कर पाए और उसमें बीच में कुछ शटडाउन ना हो, ताकि हमारा प्रोडक्शन ना रुके। इसके लिए रिपेयर बॉस क्या करता है? देखता है कि वो प्रॉपरली इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क कर पा रहा है या नहीं। ठीक है। देन वैसे अभी हमारा फोर्थ पॉइंट कौन है? क्या है? इंस्पेक्टर। अभी इंस्पेक्टर क्या करता है? इंस्पेक्टर देखता है कि आपको जो काम दिया था, क्या वो प्रॉपर स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रही कि नहीं। जो यहाँ पर हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स सेट किए थे ना, वो स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं फुलफिल, तो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, तो वो ये इंस्पेक्टर देखता है इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। तो इसीलिए देखो यहाँ पर देखोगे ना, तो प्लानिंग लेवल पे 4 लोग काम करते हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन पे 4 लोग। तो अभी जो रूट क्लर्क है वो उसका काम रूट क्लर्क देखेगा। ठीक है। देन इधर पे से एक और बॉस होगा जो गैंग बॉस होगा, वो भी देखेगा कि वो काम उतना अकम्प्लिश हो रहा है कि नहीं। देन इंस्ट्रक्शन, देन उसके लिए इधर पे भी एक बॉस देखेगा। ठीक है। तो वैसे ये 2 बॉस हमेशा वहाँ पर रहते ही है कोई भी काम के लिए, आपको 2 सुपीरियर कंटिन्यूसली सुपरवाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। सो लास्ट पॉइंट जो कि 6th पॉइंट हम लोग क्या है? डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान। अभी डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान का मतलब क्या? ये बोलता है कि जो एम्प्लॉयज़ है ना, जिन्होंने जितना अच्छा काम किया है, जितना ज़्यादा काम किया है, उनको उस हिसाब से उनका सैलरी मिलना चाहिए और वेजेस मिलने चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर है ना एक पर्टिकुलर लिमिट होता है कि जो एकदम बिलो एवरेज होता है ना, बिलो एवरेज, उसके लिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स करके रखते हैं कि अगर ये इतना काम कर रहा है, ऐसा काम कर रहा है, तो उसको ये परसेंटेज के हिसाब से हम लोग देंगे सैलरी। देन उसके बाद में वो लोग देखते हैं कि एक एवरेज बंदा जो है वो उतना काम करेगा एवरेज बंदे के हिसाब से, तो उसमें परसेंटेज होता है, उस हिसाब से वो लोग सैलरी देते हैं। देन अगर जो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली उसने काम किया है, तो उसके लिए एक बहुत हाइयर परसेंटेज होते हैं जो कि उसको एज अ सैलरी में इंसेंटिव्स के तौर पर दिए जाते हैं ताकि वो हाईली मोटिवेटेड रहे। ठीक है। तो अभी ये जो 3 तरीके के ये लोग ने बनाए हैं सैलरी के अलग अलग तरीके, ये अलग अलग परसेंटेज देने के लिए, तो उससे क्या होता है? अभी जो बिलो वाला बंदा था, ठीक है, जो यहाँ पर एकदम बिलो एवरेज काम कर रहा था, वो क्या कर रहा है? अभी वो देख रहा है कि हाँ ये थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो इसके लोग ज़्यादा पगार मिल रहा है, इसको ज़्यादा पगार मिल रही है। तो अभी ये क्या करेगा कि ये भी अपने ना एफिशिएंसी को बढ़ाएगा और थोड़ा काम करेगा ताकि वो एवरेज पे आए। ठीक है। तो अभी जब ये एवरेज पे आ गया तो इसको क्या मिला? इंक्रीमेंट हो गया इसके सैलरी का, उसके काम के हिसाब से उतना उसको सैलरी मिल रहा है अभी। ठीक है। तो अभी जब ये यहाँ पर आ गया तो अभी इसने क्या देखा है कि हाँ अगर मैं और अच्छा करूँगा तो मेरे को और ज़्यादा परसेंटेज में सैलरी मिलेगा। तो अभी ये क्या करेगा? और ज़्यादा अच्छा करेगा, और ज़्यादा अच्छा करेगा, और वो हायर एफिशिएंसी पे आ जाएगा। तो जब वो हायर एफिशिएंसी पे आ जाएगा तो तब उसको क्या और ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बिलो एवरेज है वो मोटिवेट हो रहा है कि हाई सैलरी तक जाए, वो कैसे करके जाए, उससे अचीव करे ताकि उसको ज़्यादा पैसे मिले, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़े। ठीक है। तो वही ये बोलता है, ये स्पेशली ये टेक्निक इसीलिए ताकि एक एम्प्लॉय खुद अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को उसका फ़ायदा हो एंड उससे फ़ायदा हो, क्योंकि उसको परसेंटेज ऑफ सैलरी उसके बढ़ते जा रहे हैं इससे। ठीक है। तो यहीं पर हम लोग का ये हो गया टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का आंसर कंप्लीट। ठीक है। तो अभी हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका क्या है। तो वर्क स्टडी, सबसे पहला पॉइंट है वर्क स्टडी। वर्क को स्टडी करने के हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि उस वर्क को करने के लिए एक बंदे को कितना टाइम लगता है। तो कितना टाइम लेता है ये हम लोग कैसे देखेंगे? एक एवरेज बंदे का ले लेंगे कि इसको कितना टाइम लगता है, और वही टाइम हम लोग रखेंगे कि एक बंदा पर्टिकुलर काम करने के लिए लगा है। फिर उसके बाद में सेकेंड क्या है? मेथड स्टडी। मेथड स्टडी हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर मेथड कौन सा होगा हमारे बिजनेस के हिसाब से, अवेलेबल रिसोर्सेस के हिसाब से, ताकि वो हम लोग प्रॉपरली उससे हम लोग को इफेक्टिव यूटिलाइज हो और एक अच्छा रिजल्ट आए। देन मोशन स्टडी, हम लोग को हमारा मूवमेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा ताकि अनवांटेड मूवमेंट्स ना हो, उसे हम निकाल सके, एलिमिनेट कर दे। ठीक है। देन फटीग स्टडी मतलब क्या? हम लोग के काम में अगर स्ट्रेस हो रहा है तो वो स्ट्रेस को हम लोग कम करें। अगर कोई एम्प्लॉय को स्ट्रेस हो रहा है तो उसके स्ट्रेस
कम करने के हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो वो हम लोग फटीग स्टडी में स्टडी करते हैं अच्छे से, ठीक है। देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, अभी हम लोग को जो काम करना है, एक प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए हम लोग को जो मशीन और जो टूल्स चाहिए उसको हम लोग प्रॉपरली अवेलेबल करके स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि इतने में ये होना चाहिए और इतने इसमें पूरे फाइनल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो हम लोग का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा एंड वेस्टेज नहीं होगा और स्ट्रेस एम्प्लॉयज़ को कम होगा, ठीक है। देन उसके बाद में साइंटिफिक टास्क सेटिंग, जो भी हम लोग टास्क दे रहे हैं वो साइंटिफिकली मेजर करें कि एक एवरेज एम्प्लॉय कितने टाइम में वो टास्क को कर रहा है और उस हिसाब से हम लोग को दूसरे एम्प्लॉयज़ को भी वो टास्क देना चाहिए। देन साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, साइंटिफिक जो हम लोग सिलेक्शन कर रहे हो वो साइंटिफिक तरीके से कर रहे एंड ट्रेनिंग हम लोग कंटिन्यूसली देते रहे एम्प्लॉय को ताकि उनका नॉलेज एंड स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज अपग्रेड हो, ठीक है। देन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन टेलर क्या बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने के लिए 2 लेवल चाहिए, ठीक है। देयर आर 2 एस्पेक्ट्स, तो पहला एस्पेक्ट क्या बोलते हैं कि एट प्लानिंग लेवल, तो फर्स्ट क्या है प्लानिंग लेवल एंड सेकंड बोलते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल। तो प्लानिंग लेवल पे क्या करना चाहिए, प्लानिंग लेवल पे रूट क्लर्क होगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा इंस्ट्रक्टर, जो कि इंस्ट्रक्शंस देता है। देन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो कि टाइम एंड कॉस्ट आपका देखता है कि एक पर्टिकुलर काम करने के लिए कितना टाइम एंड कितना कॉस्ट लग रहा है। देन डिसिप्लिन, जो कि देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर डिसिप्लिन है कि नहीं और एम्प्लॉयज़ जो भी स्टैंडर्ड है हमारे कंपनी के वो उसको फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। एंड इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे क्या है गैंग बॉस, जो कि आपको एक्चुअल में मैनेज करता है, आपको डायरेक्ट देता है। देन स्पीड बॉस, देखते हैं कि कितना स्पीड से काम हो रहा है, जो स्पीड इधर पे सेट किया था हमने टाइम, क्या उस स्पीड में वो काम हो रहा है कि नहीं। देन रिपेयर बॉस, देखता है कि मेंटेनेंस ऑफ मशीन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। देन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्टर देखता है कि आपका जो काम है वो प्रॉपरली स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इधर पे भी 4 है, इधर पे भी 4 है, इसकी वजह से एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा होगा कोई भी काम, तो उसके वजह से उसको 2 एक प्लानिंग लेवल पे मिलता है जिसने प्लान किया है वो, और जो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो मैनेजमेंट नीचे वाले हैं वो भी उसे क्या करते हैं, देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं और यहाँ के भी सुपरवाइज करते हैं। तो इसीलिए हर टाइम पे एक एम्प्लॉय को 2 सुपरवाइजर सुपरवाइज कर रहा होता है। तो उसका अंदर डिफरेंशियल पीस रेट वेज सिस्टम, दैट इज वेज प्लान और वेज प्लान, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जितना एम्प्लॉय का कैपेबिलिटी है काम करने का उसे करने दो, ठीक है। अगर वो बिलो एवरेज है तो ठीक है, उसको बिलो एवरेज के हिसाब से हम लोग एक परसेंटेज है उस हिसाब से उसको सैलरी देंगे। जो हाईली एफिशिएंट एम्प्लॉय है उसको हाई सैलरी मिलेगा एज पर दी परसेंटेज, ओके। तो हर एक एम्प्लॉय को उसके काम के हिसाब से अलग अलग सैलरीज मिलेगी ताकि वो हाईली मोटिवेटेड रहे, ठीक है। तो ये आंसर बस यही बोलता है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पर OCM का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है जो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। अभी हम लोग बहुत ही जल्दी सेकेंड चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए आप अभी ये सारे आंसर्स पढ़ लीजिए और अपनी स्टडीज़ के लिए स्टार्ट कर दीजिए स्टडीज़ करना, ठीक है। तो अगर अभी तक आपके पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है और आपके पास कोई बुक सोर्स अवेलेबल नहीं है कि आप कहाँ से पढ़े, तो टेंशन मत लीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने ई बाल बाल्ती के बुक, जो हमारे बाल बाल्ती का बुक है उसका मैंने लिंक डाल के रखा है, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाइए और डाउनलोड कर लीजिए और आप अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कीजिए, रुकिए मत, ठीक है। सो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके, क्योंकि ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसा नहीं लग रहा है इसका, खाली आपको क्लिक करना है, आपके फ्रेंड्स को भेजना है, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसा चाहिए आपको, ठीक है। और इससे मैं भी मोटिवेटेड होऊंगा जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छा करूँ और ज़्यादा वीडियोस लाऊँ, ठीक है। सो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब द चैनल, ओके। सो बाय।